जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के प्रमुख आंदोलन, घटनाएं और समझौतों को डिस्कस करेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रमुख आंदोलन, घटनाएं और समझौतों से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ टेस्ट इफेक्ट के साथ में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने भी फैक्ट बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। स्थापना की गई थी 28 दिसंबर 1885 को। और किस स्थान पर? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में स्थापना की गई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? ए ओ हुम। इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन हुम। और ये किस देश के निवासी थे? स्कॉटलैंड के। और दोस्तों, दादा भाई नेहरू ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। इससे पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ठीक है, जब कांग्रेस की स्थापना की गई थी तो उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। और प्रथम कांग्रेस के हम कह सकते हैं कि अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। और प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। और आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आप याद रखेंगे। नंबर सेकंड क्वेश्चन में हम 1905 के बंगाल विभाजन को डिस्कस कर लेते हैं। तो बताइए, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों, बंगाल के विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा नीचे अन्य 2 वायसराय के नाम लिखे हैं। लॉर्ड कैनिन, तो लॉर्ड कैनिन के शासनकाल में 1857 की क्रांति हुई थी। और लॉर्ड डफरन के शासनकाल में मैं आपको बता चुका हूं कि कांग्रेस की स्थापना की गई थी लॉर्ड डफरन के शासनकाल में। ठीक है, ये तीनों पूछे जाते हैं। अब बंगाल विभाजन की बात हुई है तो बंगाल विभाजन को हम कंप्लीटली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले, बंगाल को विभाजित करने का उद्देश्य क्या था? तो हिंदू और मुसलमानों की एकता को तोड़ना इसका प्रमुख उद्देश्य था। अंग्रेजों का काम ही था फूट डालो और नीति करो। ठीक है, तो इसी क्रम में बंगाल का विभाजन भी किया गया हिंदू और मुसलमानों की एकता को तोड़ने के लिए। जब बंगाल का विभाजन किया गया तो बंगाल को 2 हिस्सों में बांटा, एक पश्चिम बंगाल और दूसरा पूर्वी बंगाल। पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। और पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल और असम शामिल था। पश्चिमी बंगाल की राजधानी बनाई गई कलकत्ता और पूर्वी बंगाल की राजधानी बनाई गई ढाका। पश्चिमी बंगाल की कुल जनसंख्या कितनी थी? 5 करोड़ 40 लाख। और हम कह सकते हैं कि पश्चिमी बंगाल जो है ये हिंदू बाहुल्य वाला एरिया था, यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या हिंदू की थी, केवल मुसलमान थे 90 लाख। और इसी क्रम में पूर्वी बंगाल की जनसंख्या कितनी थी? तो 3 करोड़ 10 लाख थी। ठीक है, और ये जो पूर्वी बंगाल था ये मुस्लिम बाहुल्य वाला एरिया था। इसमें हिंदू केवल कितने थे? 1 करोड़ 20 लाख हिंदू थे। ठीक है, अब हम बंगाल विभाजन से और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उद्देश्य मैंने बता दिया, हिंदू और मुसलमानों की एकता को तोड़ना। और जब बंगाल विभाजन किया गया तो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। अब बंगाल विभाजन लागू कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू होते ही संपूर्ण देश में रोष और विरोध की लहर फैल गई। ठीक है, और 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में भी मनाया भारतीयों ने। और रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस मनाया गया। ठीक है, यानी कि हिंदू और मुसलमानों की एकता दिखाने के लिए हिंदू भाई ने मुसलमान की कलाई पर राखी बांधी और मुसलमान भाई ने हिंदू भाई की कलाई पर बांधी। ठीक है, राखी। ठीक है, तो रक्षाबंधन दिवस मनाया गया हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाने के लिए। ठीक है, बंगाल विभाजन के अवसर पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक प्रसिद्ध गीत भी गाया, अमार सोनाल बांग्ला। ठीक है, और ये अमार सोनाल बांग्ला जो है यह गीत बंगाल का राष्ट्रगान है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, इसके रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। अब बताइए नंबर थर्ड क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना करी गई 1906 में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुस्लिम लीग की बात करें तो बंगाल विभाजन की घोषणा के पश्चात मुसलमानों का एक शिष्टमंडल
जिसमें 36 लोग शामिल थे आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को शिमला के वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। ठीक है, और इस शिष्टमंडल ने केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय निकायों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग करी। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। ठीक है, और एक फैक्ट पूछा जाता है कि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे ये मुस्लिम लीग में कब शामिल हुए थे, तो 1913 में शामिल हुए थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, याद रखना। नंबर 4 क्वेश्चन है, कांग्रेस का विभाजन कब और किस अधिवेशन में हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में 1907 में। ठीक है, और देखो दोस्तों, कांग्रेस का अधिवेशन सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी रास बिहारी घोष ने। ठीक है, और कांग्रेस के विभाजन की यदि हम बात करें तो कांग्रेस 2 दलों में बट गया, एक नरम दल और दूसरा गरम दल। ठीक है, तो 2 दलों में कांग्रेस का विभाजन किया गया। अब नरम दल के नेताओं के नाम पूछे जाते हैं तो इनको उदारवादी या फिर नरमपंथी नेता कहा जाता था। ये थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज साहब मेहता, वदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले। और वहीं गरम दल के नेताओं की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, इन तीनों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता था? तो लाल, बाल और पाल, इन तीनों को संयुक्त रूप से कहा जाता था। और चौथे गरम दल के नेता थे अरविंद घोष। ठीक है, ये प्रमुख नेता थे, इसके अलावा भी अन्य नेता थे लेकिन यही नाम पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किस ब्रिटिश जज के ऊपर बम फेंका था? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जिस जज के ऊपर बम फेंका था उसका नाम था किंग्सफोर्ड। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम कंप्लीट डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं। तो खुदीराम बोस का पूरा नाम है साहिल खुदीराम बोस और ये भारत में ब्रिटिश शासनकाल का विरोध करने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी सेनानी थे। इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1889 को और पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में इनका जन्म हुआ था। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश, इनका नाम है D.H. किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था, लेकिन किंग्सफोर्ड बच गया था। और जो प्रफुल्ल चाकी थे इन्होंने आत्मदाह कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी। और इसके बाद जो खुदीराम बोस बचे तो इनको पकड़कर मुजफ्फरपुर जेल भेज दिया गया और इस घटना को मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद क्या हुआ तो 11 अगस्त 1908 को 18 साल की आयु में खुदीराम बोस को फांसी पर लटका दिया गया। और दोस्तों, खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी बने। तो ये 18 साल की उम्र में इनको फांसी पर लटका दिया गया था। ठीक है, इसी क्रम में मैं बार बार बोलता हूं कि यदि आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है डिटेल में या फिर जनरल साइंस पढ़ना है डिटेल में तो हमारी दोनों ई बुक को बाय करके आप अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बना सकते हैं और भी मजबूत बना सकते हैं और एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। इसी क्रम में बताइए कि बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया? देखिए दोस्तों, हमने बताया था कि तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया था। ठीक है, और जैसे ये लागू हुआ तो राजनीतिक स्तर पर इसका काफी विरोध किया गया। ठीक है, और 12 दिसंबर 12 दिसंबर 1911 को बंगाल का फिर से एकीकरण कर दिया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? अब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए हैं। ठीक है, और गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को लौटकर भारत आए, इसलिए हम हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। और महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब किया गया? तो 19 अप्रैल 1917 में शुरू किया गया। और इस सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो नील की खेती करने वाले किसानों को न्याय दिलाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। हम कंप्लीट डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं। तो होम रूल लीग या फिर इसी को होम रूल आंदोलन कहा जाता है। ये आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रथम भारतीय प्रतिक्रिया थी जो आयरलैंड के
होम रूल लीग से प्रेरित थी। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो राजनीतिक शिक्षा, सार्वजनिक बैठकों आदि के माध्यम से स्वशासन प्राप्त करना था। इसकी शुरुआत करी गई थी 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, जो बेलगांव या फिर पुणे होम रूल लीग है, इसकी शुरुआत करी गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और मद्रास होम रूल लीग की शुरुआत करी गई थी एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, ये दोनों अलग अलग पूछे जाते हैं तो उनको आप जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्रम की बात करें तो काला कानून के नाम से प्रसिद्ध एक्ट कौन सा है? देखिए दोस्तों, हम एमसीक्यू फॉर्मेट में ही क्यों क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं? क्योंकि एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करने से यह पता चलता है कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा गया कि काला कानून के नाम से प्रसिद्ध कौन सा एक्ट है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। अब रॉलेट एक्ट से कितने फैक्ट बन सकते हैं, उन सबको डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में अंग्रेजों ने भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलनों को कुचलने के लिए बनाया था। ठीक है, इस कानून के तहत में किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर ही गिरफ्तार किया जाता था। ठीक है, और रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया? 21 मार्च 1919 को लागू किया गया। और रॉलेट एक्ट, इसका आधिकारिक नाम क्या है? अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम इसको कहते हैं। ठीक है, इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा जाता था। और इस कानून के तहत में 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी की गई थी। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था रॉलेट एक्ट के तहत। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन घटित हुआ था? दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था। हम कंप्लीट डिटेल की बात कर लेते हैं। तो रॉलेट एक्ट के बारे में मैंने आपको बताया। रॉलेट एक्ट के तहत में पंजाब के 2 बड़े नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया था पुलिस ने। और इन नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जनता में बहुत ही तेज आक्रोश पैदा हो गया। इस एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई, जहां पर शांतिपूर्ण विरोध कर रहे लोगों पर जनरल डायर ने, ये नाम याद रखना, जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। ठीक है, परिणाम स्वरूप 1500 लोग मारे गए। कितने? 1500 लोग मारे गए। और सरकारी रिपोर्ट कहती है कि 379 लोग मारे गए थे। और कांग्रेस ने भी एक रिपोर्ट जारी करी थी, तो कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 लोग मारे गए थे। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय पूछा जाता है, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है ये उस समय भारत का वायसराय था। और इस घटना की जांच के लिए एक कमीशन भी नियुक्त किया गया था, पूछा जाता है नाम, हंटर कमीशन नियुक्त किया गया था। और जो पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में सभा चल रही थी, तो इस सभा की मुखबरी किसने करी थी? ये गद्दार था भारतीय, हंसराज नाम के गद्दार ने इस सभा की मुखबरी करी थी डायर को। ठीक है, और इसी ने डायर का सहयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन थे? खिलाफत आंदोलन के संस्थापक थे अली बंधु। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा के पद के समर्थन में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन था। उस समय तुर्की के खलीफा को पूरे संसार में मुसलमानों का धार्मिक गुरु माना जाता था और उनके ऊपर अंग्रेजों के द्वारा बुरा व्यवहार किया जा रहा था। इसी बुरे व्यवहार को लेकर भारत में मुस्लिमों ने अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करी। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत तो करी अली बंधु ने, शौकत अली और मोहम्मद अली ने 1919 में इसकी शुरुआत करी। बाद में इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी के द्वारा भी किया गया। पूछा जाता है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व बाद में किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। क्यों किया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा इसका नेतृत्व? क्योंकि महात्मा गांधी जी मुस्लिमों को भी अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलनों में जोड़ना चाहते थे, इसलिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का बाद में नेतृत्व किया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं असहयोग आंदोलन की। तो असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? अगस्त 1920 में शुरू किया गया। ठीक है, किसके नेतृत्व में? तो गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया। ठीक है, ये आंदोलन अहिंसक होना था, जिसमें भारतीयों को अपने खिताबों उपाधियों का त्याग करना था, सरकारी सेवा, विदेशी सामान और चुनाव का बहिष्कार करके अंग्रेजी सत्ता का विरोध करना था। ठीक है, और असहयोग आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी।
केसर हिंद की उपाधि से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि कब लौटाई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड से गांधी जी बहुत दुखी थे, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के तुरंत बाद गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि नहीं लौटाई थी। याद रखना, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ होने पर केसर हिंद की उपाधि लौटाई थी। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था। याद रखना, असहयोग आंदोलन आरंभ होने पर महात्मा गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी चोरा की घटना कब घटित हुई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 फरवरी 1922 को। हम डिटेल की बात करें तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चोरी चोरा में किसानों के एक जुलूस पर पुलिस वालों के द्वारा गोली चला दी गई। ठीक है, और फिर क्या हुआ, फिर भीड़ ने पुलिस थाने में जाकर पुलिस थाने में आग लगा दी। ठीक है, जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए और इस हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा अगस्त 1920 में शुरू किया गया था। फिर गांधी जी ने इस आंदोलन को फरवरी 1922 में वापस ले लिया, चोरी चोरा की घटना से दुखी होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने करी थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। स्वराज पार्टी की स्थापना कब करी गई थी, तो 1923 में करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में भारत आए उस कमीशन का नाम बताइए जिसका उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। तो भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना प्रमुख उद्देश्य था साइमन कमीशन का। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, साइमन कमीशन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा वर्ष 1927 में सर साइमन के नेतृत्व में की गई और साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। ठीक है, और ये भारत कब आया कमीशन, तो 1928 में ये भारत आया और इस कमीशन का मुख्य कार्य था भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना। और साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, 7 सदस्यों में से कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसका बहुत ही व्यापक तरीके से विरोध किया। ठीक है, और एक नारा दिया था, साइमन कमीशन वापस जाओ, इस नारे के साथ में विरोध किया। और चूंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, पूरे अंग्रेज थे, इसलिए इस कमीशन को व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है, और इसी कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे लाला लाजपत राय। ठीक है, और लाला लाजपत राय पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया गया और कुछ दिन बाद लाला लाजपत राय की मौत हो जाती है। ठीक है, तो साइमन कमीशन से ये सारी बातें, ये सारे फैक्ट याद रखना है दोस्तों। हम केवल उन्हीं फैक्टों को डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में और आसान भाषा में कहानी की तरह मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यदि आपको आपके बहादुर सर की मेहनत और कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लग रही हो तो आपको एक काम करना है, वीडियो को लाइक करना है और आपके व्हाट्सएप टेलीग्राम पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर करें। कुछ व्यू आ जाएंगे, कुछ लाइक आ जाएंगे तो हमें उन्हीं से मोटिवेशन मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी सरकार के कर वृद्धि के विरोध में किसानों के द्वारा वारदौली सत्याग्रह कब किया गया। तो वारदौली सत्याग्रह किया गया 1928 में। ठीक है, और किसके नेतृत्व में वारदौली सत्याग्रह किया गया, तो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। और इस आंदोलन के सफल होने के बाद वारदौली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। ठीक है, सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को बारदौली की महिलाओं ने ही दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कांग्रेस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा करी गई। तो पूर्ण स्वराज की घोषणा लाहौर अधिवेशन में करी गई। ठीक है, देखिए दोस्तों 1929 का जो अधिवेशन है कांग्रेस का, ये कहां पर हुआ था, लाहौर में। ठीक है, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, JL नेहरू ने। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा करी गई थी। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने सहयोगियों ने भाग लिया। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दांडी मार्च के बारे में आप लोगों को पता है, लेकिन कितने सहयोगियों ने दांडी मार्च में गांधी जी के साथ में भाग लिया ये आपको बताना है। 78 सहयोगियों ने। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और देखिए दोस्तों दांडी मार्च की यदि हम बात करें तो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून के विरोध में गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से शुरू हुआ और साबरमती आश्रम से लेकर गुजरात के दांडी तक चलकर गांधी जी ने नमक कानून का विरोध किया। और ये दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ
और 6 अप्रैल 1930 तक चला और इसमें कुल कितनी दूरी तय की गई, तो 241 मील दूरी तय की गई। ठीक है, दूरी भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, इसको भी आप याद रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब शुरू किया गया, तो ये जो आंदोलन है ये महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में दांडी मार्च के साथ में ही शुरू किया गया। 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया दांडी मार्च के ही साथ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित हुआ था, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये लंदन में आयोजित हुआ था। ठीक है, अब तीनों गोलमेज सम्मेलन को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अंग्रेज सरकार के द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए कुल 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। ठीक है, और हम बात करें कि पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को, दूसरा 7 सितंबर 1931 को और तीसरा 17 नवंबर 1932 को हुआ। कुछ फैक्ट पूछे जाते हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की ओर से महिला प्रतिनिधि के रूप में सरोजनी नायडू को शामिल किया गया और महात्मा गांधी जी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ठीक है, याद रखेंगे इन सभी फैक्टों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था, तो जो पूना पैक्ट है ये डॉक्टर साहब अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये समझौता पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। इस समझौते का परिणाम क्या निकला, तो केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों को 18% बढ़ा दिया गया और दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग किस वर्ष करी थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1940 में। तो देखिए दोस्तों 1940 को मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन है, मुस्लिम लीग का अधिवेशन ये कहाँ पर हुआ था, लाहौर में हुआ था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता करी थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, और इसी अधिवेशन में 1940 में पाकिस्तान की मांग रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन कौन सा था। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन हमने कई बार पढ़ा, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के जो नेता थे उनको गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन 0 आवर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब भारत छोड़ो आंदोलन से जितने भी फैक्ट बन सकते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया। चूंकि ये आंदोलन अगस्त को शुरू किया गया, इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। और एक फैक्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसको आप जरूर याद रखना कि भारत छोड़ो यानी कि क्विट इंडिया का नारा किसने दिया था। आंदोलन तो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया, लेकिन भारत छोड़ो को जो नारा है ये यूसुफ मेयर अली ने दिया था। ये फैक्ट आपको जरूर याद रखना, ये एसएससी के एग्जाम में पूछा गया फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा किसके तहत गठित की गई थी। तो जो संविधान सभा है भारत की, ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत में गठित की गई थी। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंटबेटन योजना किस वर्ष प्रस्तावित करी गई। 1947 में प्रस्तावित करी गई। और देखिए दोस्तों हम डिटेल से बात करें तो 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना बनाई और इस योजना के अनुसार भारत को भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया जाना था। ब्रिटिश सरकार ने 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया। परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान को विभाजित कर दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान को विभाजित किया गया, तो माउंटबेटन योजना के तहत। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि भारत अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, तो आपको पता है 15 अगस्त को, क्योंकि भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। और पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, तो एक दिन पहले 14 अगस्त को मनाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 1885 से 1947 तक, कब से कब तक, 1885 से
1947 तक जितने भी प्रमुख आंदोलन, घटनाएं और समझौते हैं उन सभी को डिस्कस किया बिल्कुल डिटेल में, आसान भाषा के साथ। इसी प्रकार से यदि आप डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, साइंस को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी ई बुक को जरूर बाय कर लीजिए। गारंटी से बोल सकता हूं बहुत ही बेहतरीन ई बुक है हमारी। अंतिम प्रश्न का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी। उद्घाटन तो किया गया 28 मई 2023 को, ठीक है, लेकिन इसकी आधारशिला कब और किसके द्वारा रखी गई ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी हमें बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए जो आपके भाई बहन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो जब भी मैं डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोज़ को जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।